myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन का न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं इसके पहले हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन मोमेंटम जो है इसके प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी किया है, बट कमी एक बात की रह गई थी कि हमने उस लेक्चर में जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रह गए थे वो हमने कवर नहीं करे। तो आज के इस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे, उसके बाद इंपल्स की कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और इंपल्स की जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो भी स्टडी करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपसे कहता हूँ, अभी अगर आपके मन में कोई रैंडम थॉट्स चल रहे हैं तो अभी टेम्पररीली उन थॉट्स को आप थोड़ी देर के लिए स्टॉप करो और अपना पूरा फोकस बेटा अभी आपको बोर्ड पे रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले लेक्चर में हमने देखा था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था बेटा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसका मैंने आपको पूरा फील करके बताया था। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वो लेक्चर अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम चेंज होती है तो मोमेंटम चेंज जिस क्वांटिटी की वजह से होती है उस क्वांटिटी को हम कहते हैं फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। और फाइनली हमें रिलेशन डिराइव हुआ था, दैट इज F इज इक्वल टू एम ए। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिला था बेटा F इज इक्वल टू एम ए। तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो हमें फोर्स के बारे में बताता है कि फोर्स क्या है। तो फोर्स क्या है? जो क्वांटिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करती है उसे हम फोर्स कहते हैं। या फिर अगर किसी मास को एक्सेलरेशन आ जाए तो जिस क्वांटिटी की वजह से मास को एक्सेलरेशन आता है तो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को भी हम क्या कहते हैं बेटा? फोर्स कहते हैं। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी, जिसमें से हमने एक क्वेश्चन कवर किया था। अभी बाकी के जो क्वेश्चन है हमें अभी वो देखने। मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन, मैं इसे भी इरेज करता हूँ। मान लो तुम्हें फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पूछा गया हो। अभी हम क्वेश्चंस के टाइप देखेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कैसे टाइप आते हैं। अभी हमें ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम इंपल्स देखेंगे और इंपल्स के भी क्वेश्चन देखेंगे। डोंट वरी। मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा गया हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा गया हो, इफ अ 50 न्यूटन फोर्स और 50 न्यूटन रिटार्डिंग फोर्स acting on an object having mass 20 kg which is moving with velocity 20 मीटर पर सेकंड, then how long does it take to stop the object? ऑब्जेक्ट की जगह पे आपने व्हीकल लिखता हूं, ठीक है। does to stop the object लिखता हूं, ठीक है। डोंट वरी, कोई बात नहीं। अभी ऑब्जेक्ट लिख लिया तो लिख दिया, डोंट वरी, ठीक है। हमें तो सिर्फ टाइप देखनी है, क्वेश्चन रटने थोड़ी होते हैं, क्वेश्चंस की कंसेप्ट देखनी पड़ती है। क्या है क्वेश्चन? क्या पूछा है क्वेश्चन में कि एक 50 न्यूटन रिटार्डिंग मतलब एक रिटार्डिंग मतलब उसके मोशन को अपोज करने वाला फोर्स हमने अप्लाई किया है। कितना है बेटा? 50 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट which is having mass 20 kg which is moving with velocity 20 meter per second, then how long does it take to stop the object? क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझो, उसके बाद उसे सॉल्व करो। हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? फोर्स दिया गया है, मास दिया गया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है और कहा गया है कि उसे स्टॉप करने के लिए मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो पहले हमें काइनेमेटिक्स के इक्वेशन आने चाहिए क्योंकि उसके बेस पर ये क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मालूम है जो ऑलरेडी हमें बता दी गई है कि ऑब्जेक्ट स्टॉप हो रही है मतलब फाइनल वेलोसिटी बेटा 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है कितने बेटा? 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमें टाइम फाइंड करना है, तो ये तो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन का यूज करके आएगा। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है।
बट प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम में एक्सेलरेशन नहीं दिया है, हमें प्रॉब्लम में फोर्स दिया गया है और मास दिया गया है। तो फोर्स और मास का यूज करके हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स है बेटा अपना 50 न्यूटन, मास है अपना बेटा 20 केजी इनटू ए, राइट। तो ये 20 मल्टीप्लाई को यहां आने के बाद डिवाइड को ये आ जाएगा बेटा अपना 50 अपॉन 20 इज इक्वल टू ए। 0 0 गेट्स कैंसिल। अपना जो एक्सीलरेशन आया वो आया बेटा a इज इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अभी इसे पुट करो और इसे यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ से कंसीडर करो और यहाँ पे पुट करो। बट देखो अपनी वैल्यू पॉजिटिव आई, बट वैल्यू पॉजिटिव नहीं आए, हम एक्सीलरेशन को पॉजिटिव नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि ये जो फोर्स है बेटा ये फोर्स रिटार्डिंग फोर्स है और रिटार्डिंग फोर्स का एक्सेलरेशन भी निगेटिव में होता है। तो ये जो अपना 5/2 रहेगा वो निगेटिव में रहेगा बच्चा, ठीक है। अभी देखो अपनी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है, हमें सिर्फ ए की अभी हमने वैल्यू फाइंड करी है और हमें टाइम फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो क्या है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, ठीक है। v इज इक्वल टू 0, u कितना है बेटा, u है अपना 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद माइनस a कितना है बेटा 5/2, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे माइनस लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, और हमें टाइम फाइंड करना है। तो 20 प्लस यहाँ जाने के बाद माइनस, ये हो जाएगा बेटा अपना -20 इज इक्वल टू -5/2 इंटू t। तो हमें टाइम फाइंड करना है, तो 2 डिवाइड को यहाँ पे जाने के बाद मल्टीप्लाई को माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ जाएगा बेटा अपना 40/5 इज इक्वल टू टाइम। तो 5 8 द 40 मतलब उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी 0 होगी एट द टाइम ऑफ 8 सेकंड, मतलब उसे रोकने के लिए 8 सेकंड लगेंगे। तो ये हो गई अपनी पहली टाइप। वो भी एक क्वेश्चन देखा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद भी कुछ हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने, आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। पर अभी आपको क्या करना है, जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा ना बेटा, तब तुम्हें क्या करना है, उसको मेरे साथ सॉल्व करो या फिर पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक तुम खुद से क्वेश्चन को ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हें वो कंसेप्ट अच्छी तरह से नहीं आएगी। तो जब भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ उसे पॉज करो, नोट करके खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो। अगर तुम्हें लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा तो मेरे साथ सॉल्व करो, ठीक है, पर तुम्हें सिर्फ ऐसे बैठना नहीं है, ठीक है। तो इसे अभी पॉज करके नोट करो, तब तक मैं इसको अपने पेन में इंक भरता हूँ, ठीक है। इसे पॉज करके नोट करो बेटा। चलो हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन देखना है। अभी क्वेश्चन को पॉज करके मेरे साथ ट्राई करो, हाँ, या फिर पॉज करके खुद से सॉल्व करो या फिर मेरे साथ ट्राई करो, बट तुम्हें ऐसा नहीं बैठना है। टॉपिक को भी मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ थोड़ी देर के लिए। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे आज। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखूंगा तुम्हारे, डोंट वरी, सब कुछ देखेंगे अपन, सिर्फ लास्ट तक बने रहना, ठीक है। आज हमें न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हर एक कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ के हर एक प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे कुछ कंसेप्ट प्रॉब्लम्स पर से भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखो ये हमने देखा क्वेश्चन, उसके बाद फॉर एग्जांपल तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा गया हो कि इफ अ 15 kg वेट फोर्स acting on an object having mass 14 kg which is at rest, then what will be its velocity at t is equal to 8 सेकंड, ठीक है। अभी देखो क्या कहता है क्वेश्चन, पॉज करो और ट्राई और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, आराम से, कोई गड़बड़ नहीं है, आराम से। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो इफ 15 kg वेट, एक 15 kg वेट का फोर्स है, अभी ये केजी वेट में है, न्यूटन में नहीं है। इफ 15 kg वेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास 14 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है बेटा 14 kg, उस 14 kg मास पे जो अपना फोर्स लग रहा है वो लग रहा है बेटा 15 kg वेट,
तो सिंपल है, इसको अगर केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो उसे सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या आ जाएगा आपने 15 मल्टीप्लाई बाय 9.8। तो यहाँ पे अपन कर लेंगे F इज इक्वल टू 15 8 जा 120, ये यहाँ पे आ जाएंगे 15 9 जा 135, 135 प्लस फिर होगा बेटा 147, ये आ जाएगा अपना 147.0 न्यूटन। तो ये आ गया अपना फोर्स। यहां तक तुम्हारी चीजें अभी क्लियर हो चुकी है। विच इज एट रेस्ट, तो वो ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पे थी, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी बेटा अपनी 0। ठीक है, उसके बाद देखो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 8 सेकंड। तो 8 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, ये हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो अभी भी टाइम है, पॉज करके ट्राई करो। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, हमें टाइम भी मालूम है, ठीक है, बट हमें एक्सेलरेशन नहीं मालूम। मतलब वो हमें काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। जिन बच्चों को काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, थोड़ा बहुत मतलब उनको डिफिकल्टीज आती है, तो मैंने ऑलरेडी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपको 3 इक्वेशन का डेरिवेशन भी बताया है और उनका कैसे यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं, ये भी मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो आप जाके वो लेक्चर देख सकते हो। तो ये क्या है बेटा अपना v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, अभी देखो हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। टाइम हमें नोन है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमें नोन है, बट प्रॉब्लम क्या है, हमें एक्सेलरेशन नहीं मालूम, बट हमें न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन मालूम है। क्या कहता है क्वेश्चन, फिर क्या कहता है लॉ, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अभी एक्सेलरेशन निगेटिव में नहीं आएगा क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स नहीं है। एक्सेलरेशन निगेटिव में तब आता है जब फोर्स रिटार्डिंग में होता है। तो यहाँ पे अपना फोर्स कितना है बेटा, यहाँ पे अपना फोर्स है 147, तो ये हो जाएगा अपना 147 इज इक्वल टू मास कितना है 14 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 14 मल्टीप्लाई को यहाँ पे आने के बाद डिवाइड को, तो ये हो जाएगा अपना 147 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू a। ये हो गया अपना एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको यहाँ पे अभी यहाँ से उठाना है, यहाँ पे पुट करना है। इसको अगर तुम कर सकते हो तो करने की कोशिश करो, बट नहीं हो सकता। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, रिड्यूस करो, कोई बात नहीं। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो एक्सेलरेशन आया अपना 21 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपना मैं यही लिखता हूँ 21/2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आ गया अपना एक्सेलरेशन। तो इसको अभी उठाना है, यहाँ पे पुट करना है। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो सीधी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 21/2 मल्टीप्लाई बाय टाइम बेटा अपना 8, 2 4 जा 8, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा अपना 84 मीटर पर सेकंड। तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी रहेगी बेटा वो रहेगी 84 मीटर पर सेकंड आफ्टर t इज इक्वल टू 8 सेकंड। तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें यहाँ पे मैं अभी कुछ वैल्यू देता हूं, तुम्हें यहाँ पे 25 kg वेट कंसीडर करना है, मतलब सेशन होने के बाद, और तुम्हें टाइम लेना है बेटा 18 सेकंड। ठीक है, मतलब तुम्हारा ये होमवर्क है, तुम्हें टाइम लेना है बेटा 18 सेकंड। ठीक है, इसे तुम्हें सॉल्व करके खुद से ट्राई करना है। अभी इसे फिलहाल के लिए पॉज करके नोट करो, हमें इससे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, तो इसे पॉज करके नोट करो बेटा। हो गया। अभी मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताऊंगा जो मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं ओरली बताऊंगा। ठीक है, तो तुम उस पर से उस इंफॉर्मेशन से उसे ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, मतलब हम दोनों ट्राई, हम सब ट्राई करेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ ट्राई करूंगा, डोंट वरी। बट तुम्हें सिर्फ फील देने के लिए वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो तुम्हें बता रहा हूं। मान लो तुम क्रिकेट खेल रहे हो, या फिर कोई बंदा है क्रिकेट का प्लेयर है, वो क्रिकेट खेल रहा है और उसने क्या करा, एक 120 ग्राम का बॉल को कैच किया। तो बॉल को कैच करने के लिए उसे 0.1 सेकंड का टाइम लगा। तो मान लो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हो कि अ क्रिकेट प्लेयर is catch a ball of 120 gram, which have a mass of 120 gram, and the time take to catch the ball is 0.1 second. So how does the force has impacted on the player's hand? मतलब क्या, अगर किसी प्लेयर ने, अगर कोई प्लेयर क्रिकेट खेल रहा है और वो क्रिकेट खेलने के वक्त उसने 120 ग्राम के बॉल को कैच किया,
तो जो टाइम ऑफ रिएक्शन है या फिर जो कैच करने का टाइम है वो 0.1 सेकंड है। तो उस बॉल ने उस प्लेयर के हाथ पर कितना फोर्स अप्लाई किया ये तुम्हें पूछा गया हो। तो तुम इसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन तुमको लिख के देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है अपने पास। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रिकेट प्लेयर कैचेस अ बॉल of mass 120 gram which is moving। सर आपने तो वेलोसिटी बताई नहीं, अब मैं वेलोसिटी बता रहा हूं ना, which is moving with velocity 25 meter per second, then the time taken or the time taken by the time taken to catch a ball is 0.1 second, then find the force acted on the hand of player by the ball। ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन का मीनिंग तुम्हें समझ में आ चुका है। क्या है, एक प्लेयर है जिसने क्या करा बेटा, 120 ग्राम का बॉल को 0.1 सेकंड में कैच करा। ठीक है, जिसकी वेलोसिटी कितनी थी, 25 मीटर पर सेकंड। तो उस बॉल ने उस प्लेयर के हैंड पर 0.1 सेकंड के लिए कितना फोर्स अप्लाई किया है वो तुझे पूछा है। तो तुम जानते कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो तुम्हें टाइम दिया गया है बेटा, कितना टाइम दिया गया है अपने को 0.1 सेकंड, और हमें मास भी दिया गया है और हमें वेलोसिटी भी दी गई है। सिर्फ हमें फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू होता है बच्चा, फोर्स इज इक्वल टू dp बाय dt और मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू v अपॉन टाइम। तो मास कितना है बेटा अपना, मास है 120 ग्राम और ये है बेटा 25 मीटर पर सेकंड। तो 120 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, तुम इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हमें 120 ग्राम के मास को केजी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, 120 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि एक केजी में 1000 ग्राम आता है। तो ये 0 0 गेट कैंसिल हो जाएगा। अगर अपन 12 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.12 केजी। तो मास कितना है अपना, 0.12 केजी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर वेलोसिटी कितनी बेटा आपने 25 डिवाइडेड बाय टाइम है अपना 0.1। तो ये पॉइंट में से एक पॉइंट गया। ठीक है, 0.1 था यहाँ पे, 0.12 था, तो एक पॉइंट में से एक पॉइंट मर गया। ये रहेगा बेटा अपना 1.2 और ये रहेगा अपना 1। तुम्हें ये आता है बेटा, 25 टू जा 50, ये यहाँ पे 0, ये पॉइंट, ये 5, 25 1 जा 25, 25 प्लस 5 30। तो उस प्लेयर के हैंड पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बेटा F इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो ऐसे क्वेश्चन भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर से पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ तुम्हें एक बार कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। इसमें एक और क्वेश्चन अभी ऐड करो। फॉर एग्जांपल तुम्हें बताया गया हो कि एक गन है। ठीक है, एक गन है, इसमें 10 ग्राम की बुलेट्स है और वो 10 ग्राम की बुलेट जो है वो 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो 10 ग्राम की बुलेट फायर हो रही है। ठीक है, तो उस गन पर कितना फोर्स पड़ेगा वो तुम्हें पूछा गया हो, तो उसे भी तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर से बुलेट के क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक बार इसे पॉज करके नोट करो, मैं तुम्हें उसका एक बार उस बुलेट के क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बताता हूं। एक बार इसे पॉज करके नोट करो। ठीक है, चलो बेटा हो गया। अभी देखो बुलेट के क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं वो तुम्हें बता दूंगा। ठीक है,
और क्वेश्चन पॉज करके नोट करना है और खुद से ट्राई करना है, ठीक है। अगर नहीं आता तो मेरे साथ सॉल्व करना है, ठीक है। देखो मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन दिया गया, एन एवरेज फोर्स ऑफ 125 न्यूटन या फिर 125 न्यूटन, ठीक है, इज एक्टिंग ऑन अ मशीन गन। एक मशीन गन है, ऑन अ मशीन गन, ठीक है, विच फायर्स अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम with velocity 250 meter per second. Fires bullets of 10 gram with velocity 200 meter per second. Then find the number of bullets fired by the gun per second. चलो ये क्वेश्चन है, इसे पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, और जिन्हें नहीं आता वो मेरे साथ कंटिन्यू करो। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, एक मशीन गन है जिसके ऊपर 125 न्यूटन का फोर्स एक्ट होता है। देखो जब कोई मशीन गन फायर करती है तो वो रिवर्स भी आती है, तो ये जो है अपने न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब प्रिंसिपल का इंपैक्ट है। तो उसकी वजह से उस बुलेट पर सॉरी उस मशीन गन पे कितना फोर्स एक्ट हो गया, 125 न्यूटन, ठीक है, या फिर उस पे 125 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है, सिंपल वर्ड में। अब देखो विच फायर बुलेट ऑफ 10 ग्राम विथ वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकंड, तो उस मशीन गन से 10 ग्राम की बुलेट्स 250 मीटर पर सेकंड के स्पीड से टारगेट को हिट करती है। देन फाइंड द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड बाय द गन पर सेकंड, तो वो बुलेट एक सेकंड में कितनी बुलेट को फायर करेगा ये तुम्हें पूछा गया है, ठीक है बेटा। 2 मिनट, चलो बेटा, सॉरी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ गया था, चलता रहता है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन है, पॉज करके नोट करो, ठीक है। अभी देखो क्या कहा है हम, नंबर ऑफ बुलेट्स फाइंड करने में, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हमें मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया गया है, सॉरी हमें टाइम दिया गया है, टाइम है बेटा 1 सेकंड। हमें मास दिया गया है एक बुलेट का 10 ग्राम, और फोर्स दिया गया है 125 न्यूटन, और हमें नंबर ऑफ बुलेट्स फाइंड करने। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू होता है मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो फोर्स क्या है अपना 125 न्यूटन, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम है 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में एक बुलेट भी पास हो सकती है, 10 बुलेट भी पास हो सकती है, 5 बुलेट भी पास हो सकती है, 15 बुलेट भी पास हो सकती है। तो ये तो मोमेंटम हो गई एक गन की, तो ऐसे सॉरी एक बुलेट की, बट अपने पास ऐसी नंबर ऑफ बुलेट्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ बुलेट्स का n इंटू m इंटू v, ठीक है। तो ये हो गई एक बुलेट की मोमेंटम, ऐसे हमारे पास n नंबर ऑफ बुलेट्स है और जिनका मोमेंटम जिनका नंबर हमें फाइंड करना है। तो ये हो गया अपना 125, ठीक है, n हमें फाइंड करना है। तो मास कितना है एक बुलेट का 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो ये क्या आएगा बेटा अपना मास इज इक्वल टू 10 अपॉन 1000, तो ये 0 गेट कैंसिल, तो मास आएगा अपना 0.01 केजी, ठीक है। तो ये अपना 10 ग्राम का कितना मास होगा बेटा अपना 0.01 केजी मल्टीप्लाई बाय जो वेलोसिटी है अपनी, वो वेलोसिटी है बच्चा 250 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन 250, ये 0.01 मल्टीप्लाई बाय 250 अगर हम करें तो क्या आएगा 125 इज इक्वल टू 0.0 मतलब ये आएगा अपना 2.5, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय n, तो 2.5 मल्टीप्लाई को यहाँ जाने के बाद डिवाइड को, तो n इज इक्वल टू आएगा बेटा अपना 125 डिवाइडेड बाय 2.5। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 1250 अपॉन 25, ठीक है। आई होप ये मैंने क्लियर कर दिया। 0.20 है, ये दो नंबर के बाद का पॉइंट है, तो 2 नंबर के बाद का पॉइंट आएगा, ठीक है। तो देखो 25 आई थिंक 25
5 जा 125 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अपन n इज इक्वल टू 25, 5 जा 125, तो यहाँ पे 5 और ये 0। तो उस मशीन गन से 1 सेकंड में 50 बुलेट्स पास हो रही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पॉज करके इसे नोट करो, मैं तुम्हें और 2 वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चन भी यही पर कवर करके बताऊंगा। उसके बाद हम इंपल्स देखेंगे, ठीक है। इंपल्स बहुत सिंपल है, इंपल्स का सिर्फ हमें ग्राफ का क्वेश्चन देखना है और उसके बाद उसके टाइप्स देखने हैं। टाइप्स तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बट देखना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इसे एक बार पॉज करके नोट करो। चलो हो गया। अभी देखो वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तुम्हें अगर वेक्टर आता है तो मतलब तुम्हारे लिए देखो वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेक्टर तुम्हारा मतलब वेक्टर तुम्हें 12th तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वेक्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने फिजिक्स का। वेक्टर हर जगह पे यूज होता है, ठीक है। मान लो तुम्हें 2 वेक्टर 2 फोर्स दिए गए हो। पहला है बेटा अपना F1, फॉर एग्जाम्पल F1 है अपना 2i प्लस 3j प्लस k, और F2 है अपना फॉर एग्जाम्पल i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है बेटा 4 kg। तो 4 kg के मास पर ये 2 फोर्स एक दूसरे को 4 kg के मास पर ये 2 फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये 2 फोर्स 4 kg के मास पर अगर एक्ट हो रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना रहेगा, ये तुम्हें सिंपल तरीके से पूछा जाता है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट ये जो फोर्स रहेगा ये इसका क्या रहेगा बेटा, ये इसका रिजल्टेंट रहेगा। तो ये ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में है तो हम इसे सीधी तरह से ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे F नेट का लिखेंगे, F नेट लिखेंगे बेटा अपन 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक है, प्लस i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो 2i प्लस i कैप तो वो हो जाएगा 3i कैप, 3j कैप प्लस j कैप वो हो जाएगा 4j कैप, और k कैप माइनस 2k कैप हो जाएगा बेटा अपना माइनस k कैप। तो ये हो गया अपना नेट फोर्स। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आ गया बेटा अपना फोर्स बटे मास। तो फोर्स कितना है अपना 3i प्लस 4j माइनस k कैप अपॉन मास कितना है बेटा अपना 4। तो जब जो तुम्हें ऑप्शन ये दिखेगा तुम उसे टिक कर दोगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं अपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। तो आई होप अभी तुम्हें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस के क्वेश्चन कैसे बनते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, ये कंसेप्ट के बेस पर तुम्हें अभी क्लियर हो चुका होगा। अभी देखना है हमें इंपल्स। चाहो तो इसे भी पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो अभी देखना है हमें इंपल्स। तो अभी हमने अपना हाफ पोर्शन कंप्लीट कर दिया। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना इंपल्स। तो इंपल्स क्या है पहले से समझो, ठीक है। तो इंपल्स की पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख के बताता हूं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो इंपल्स क्या है, इंपल्स दिस इज द प्रोडक्ट, इंपल्स इज द, ठीक है, इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। इंपल्स क्या है बेटा, impulse is the product of force and time, or the impact of force, और यहां पे और लिखता हूं, और the impact of force on the object for small interval of time is called impulse. Impulse is represented by J, which is given by F into delta T. आराम से समझो, कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंपल्स क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम और द इंपैक्ट ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। डोंट वरी, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन देखना है आराम से, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश है। यहाँ कोई दिमाग में हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास बॉल है, क्रिकेट का बॉल है, तो मेरे सामने ये बॉल है, तो मुझे तो वो बॉल दिख रही है बट तुम्हें नहीं दिखेगी। तो मैंने क्या करा, क्रिकेट का बॉल पकड़ा और उस बॉल को वॉल पे फेंक के मारा। तो क्या होगा, वो बॉल उस
वॉल पे जाके गिरेगा और वापस आएगा, ठीक है। तो वो जो बॉल है मैंने ये पकड़ा, उस बॉल की तरफ फेंक के मारा, तो बॉल जो है उस बॉल पे जाके कोलाइड होगा और वापस मेरे हाथ में आएगा। अभी बॉल ने क्या किया, बॉल को तो मोमेंटम था, बॉल ने क्या किया, उस वॉल पर थोड़ी देर के लिए फोर्स अप्लाई किया, थोड़ी देर के लिए सही, उस बॉल की और उस वॉल की जो है वो थोड़ी देर के लिए क्या हुआ बेटा, मीटअप हुआ, क्योंकि उस बॉल ने उस वॉल पर थोड़ी देर के लिए फोर्स अप्लाई किया और वो बॉल फिर से वापस आ गया। अभी देखो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरी ऑब्जेक्ट पर थोड़ी देर के लिए ही सही फोर्स अप्लाई करती है और उसका इंपैक्ट भी हमें नजर आता है, तो उस क्वांटिटी को या फिर उस प्रोसेस को या फिर उस फिनोमिनॉन को बेटा हम कहते हैं इंपल्स। क्या कहते हैं बेटा, इंपल्स। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, डोंट वरी, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। मान लो मेरे पास क्रिकेट का बॉल है, मैंने वो बॉल उस वॉल को फेंक के मारा, तो जब मैंने उस बॉल को उस वॉल पे फेंक के मारा, उस बॉल का और उस वॉल का इंटर रिलेशन हुआ, बॉल ने वॉल पर फोर्स अप्लाई किया और बॉल फिर से मेरे हाथ में आ गया। तो यहां पर क्या हुआ, बॉल ने वॉल पर थोड़ी देर के लिए ही सही फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स का उस वॉल पे थोड़ी देर के लिए सही हमें इंपैक्ट नजर आया, तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं बेटा इंपल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। देखो ना यार, मतलब बहुत सिंपल है, किसी भी चीज पर फोर्स थोड़ी देर के लिए लगता है और उसका इंपल्स और उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं इंपल्स। जैसे कि वो तुम्हें थोड़ी देर के लिए सही देखती है और तुम्हारा पूरा दिन सुहाना मतलब मजेदार निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंपल्स। तुम उसकी एक झलक पाने के लिए दिन भर उसके पीछे घूमते हो और जब वो तुम्हें देख के मुस्कुराती है, तुम्हारा पूरा दिन मतलब बहारदार जाता है, तुम्हें लगता है कि मैं दुनिया का सबसे सुखी, सबसे मतलब लकी आदमी हूं कि उसने मेरी तरफ हाथ मुड़ के देखा। तो ऐसा इंपल्स है। इंपल्स थोड़ी देर के लिए फोर्स लगता है बट उसका जो इंपैक्ट है वो पूरी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बेटा इंपल्स। सर आप भी सर कुछ भी बोल रहे हो सर, हम ऐसे थोड़ी होते हैं, हम वैसे नहीं है सर, हम मतलब बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी पे फोकस करना है, हम ऐसी चीजों पे फोकस नहीं करते। जानता हो बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम मतलब बहुत बहुत मल्टी टैलेंटेड लड़के हो या फिर लड़कियां हो, तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस करना है और करना भी चाहिए बेटा। ठीक है, उसने उस चीज में कुछ नहीं रखा बेटा। देखो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, इंपल्स। तो इंपल्स की ये होगी पहले डेफिनेशन, आई होप तुम्हें क्लियर हो चुकी होगी। दूसरी डेफिनेशन क्या है अपने इंपल्स की, इंपल्स क्या कहते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर थोड़ी देर के लिए ही सही फोर्स अप्लाई करता है तो उसकी मोमेंटम में चेंज आता है। तो इंपल्स क्या है, इन अदर एंड सिंपल वर्ड, इंपल्स इज द चेंज इन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और द डिफरेंस इन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम में जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं बेटा इंपल्स। ठीक है, तो इंपल्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, टाइम का होता है सेकंड, तो इसका एसआई यूनिट रहेगा बेटा न्यूटन सेकंड। ठीक है, डायमेंशन तुम निपटा सकते हो, न्यूटन के डायमेंशन होगा बेटा m1 L1 t माइनस 2 इंटू t का 1, तो ये हो गया बेटा अपना m1 L1 t माइनस 1, ये हो गया अपने इंपल्स के डायमेंशन m1 L1 t माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया अपने इंपल्स। अभी इस पर 2-3 क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसकी स्टडी करेंगे, उसके बाद एक ग्राफ का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपना लेक्चर आज के लिए मतलब एंड हो जाएगा। ठीक है, अभी आई होप तुम्हें इंपल्स समझ में आ चुका होगा, पॉज करके इसे नोट करो। हो गया, आई होप हो गया। तो तेरे प्रेम में मन पड़ी लाग जंजीर लिए मेरे कैसे। देखो अब देखो, इंपल्स का बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि सर इंपल्स तो समझ में आता है बट वो पॉजिटिव कब कंसीडर करे, नेगेटिव कब कंसीडर करे, थोड़ा बहुत हमें कंफ्यूजन होता है सर। तो आज के बाद नहीं होगा, डोंट वरी। देखो पहली बात, एक्सिस को समझो। ये होता है अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है अपना पॉजिटिव वाई एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट
फॉरवर्ड मतलब राइट हैंड साइड में मूव हो रही है, तो ऑब्जेक्ट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव हो रही है और उसका यूनिट वेक्टर रहता है बेटा प्लस आई कैप। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो हम उसे लिखते हैं बेटा प्लस 3i। तो पहली बात इसको समझो कि जब कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाती है तो उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है बेटा 10 kg, जिसकी वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल 10 तो हो गया, मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ, 20 मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट को हमने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वॉल की तरफ राइट हैंड साइड में थ्रो किया, तो बॉल जो है बेटा वो बॉल उस वॉल पे जाके कोलाइड होगी और कोलाइड होने के बाद वो जो बॉल है वो वापस से आएगी, ठीक है। तो जब वो बॉल कोलाइड होके वापस आएगी तब क्या होगा बेटा, तब उस बॉल की जो वेलोसिटी, मास तो चेंज नहीं होगा, बट उस बॉल की जो वेलोसिटी है वो फॉर एग्जांपल अभी 15 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और तुम्हें इंपल्स फाइंड करना है, तो इंपल्स क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू टाइम। और यहाँ पे तुम्हें टाइम भी नहीं दिया है, तुम्हें सिर्फ मास दिया है और वेलोसिटी दी गई है। तुम जानते हो मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी जो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, यहाँ पे इस केस में क्या करना है हमें, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो जो अपनी फाइनल मोमेंटम है उसकी जो वेलोसिटी रहेगी बेटा वो रहेगी माइनस। आई होप तुम्हें चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। तो अपनी जो फाइनल मोमेंटम रहेगी बेटा पीएफ जो रहेगी वो रहेगी m इंटू वी। तो ये जो वेलोसिटी है ये अपनी फाइनल वेलोसिटी है, मास है बेटा अपना फॉर एग्जांपल 10 kg, और जो अपनी अभी वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी अभी निगेटिव में रहेगी क्योंकि वो निगेटिव एक्स एक्सिस में मूव हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 मल्टीप्लाई बाय -15। तो पीएफ जो है वो रहेगा बेटा अपना -150 मीटर पर सेकंड, सॉरी 150 मास इंटू वेलोसिटी मतलब केजी मीटर पर सेकंड, ये रहेगी अपनी फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। बट अब इस केस में अपनी वेलोसिटी जो है बेटा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बेटा, पी आई इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, बट ये वेलोसिटी अपनी इनिशियल। तो अपना मास कितना है बेटा, मास है अपना 10 और इनिशियल वेलोसिटी बेटा अपने 20। तो ये हो गई अपना मोमेंटम 200 kg मीटर पर सेकंड, ये हो गई अपनी इनिशियल मोमेंटम, ये हो गई अपनी फाइनल मोमेंटम। तो इंपल्स क्या है, इंपल्स इज जे इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। तो पी एफ क्या है बेटा अपना -150, यहाँ पे मैं लिखूंगा -150 और यहाँ पे मैं लिखूंगा -200 और -150 और -200 कितना हो जाए बेटा -350 न्यूटन सेकंड। तो ये जो है ये अपना इंपल्स है -350 न्यूटन सेकंड। तो आई होप अभी तुम्हें माइनस में और प्लस में कोई कंफ्यूजन नहीं रह रहा होगा। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है मतलब वो पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर कोलाइड होके नीचे आ रही है तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो निगेटिव में रहेगी क्योंकि वो निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ रही है, ठीक है। ये मैं ऐसा एक सिंपल क्वेश्चन और तुम्हें डिस्कस कर दूं ताकि तुम्हारे जो कंसेप्ट है और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी देखो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि इसी के बेस पर हमें 2 क्वेश्चन देखने, ठीक है। अभी देखो ये अपनी वॉल है, ये अपना बॉल है, बॉल को वॉल पे फेंक दिया, बॉल का मास फॉर एग्जांपल अभी m इज इक्वल टू हम लेके 20 kg का मास, 20 kg बहुत हो जाएगा सर, 2 kg ठीक है, 2 kg का बॉल, ठीक है। ये जो बॉल है 2 kg का बॉल, वो वॉल पे आके गिर गया, ठीक है। पहले भी हमने 10 kg का बॉल कंसीडर करा था, मतलब प्रैक्टिकल तो वो 10 kg का रहता ही नहीं है, 10 kg का मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा। वो 10 kg का 15 मीटर पर सेकंड से फेंको फिर वो वापस आएगा, वो जो वॉल है वो टूट भी सकती है, 10 kg का बहुत बड़ा होता है। बट कोई बात नहीं, सिर्फ समझने के लिए तुम्हें मैंने कंसीडर किया था, ठीक है। अभी देखो अभी तुम्हें समझ में आएगा, प्रैक्टिकली है 2 kg का बॉल है, ठीक है। हालांकि ये भी बहुत बड़ा है बट समझने के लिए, ठीक है। 2 kg का बॉल है अपने पास, ठीक है। देखो ये जो बॉल है हमने क्या करा, लेफ्ट साइड को थ्रो किया। अब ये बॉल लेफ्ट साइड को थ्रो कर रहा है तो राइट साइड को तो अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहता है, बट लेफ्ट साइड को अपना जो बॉल होता है वो निगेटिव, ये जो लेफ्ट साइड की जो साइड होती है
वो अपनी निगेटिव एक्सिस रहेगी। तो इस केस में जो वेलोसिटी रहेगी बेटा वो रहेगी बेटा निगेटिव। फॉर एग्जांपल अपने बॉल की वेलोसिटी है बेटा 10 मीटर पर सेकंड, तो ये जो 10 है वो माइनस रहेंगे, तो बॉल यहाँ पे आके कोलाइड होगा और बॉल फिर से मूव करेगा। तो इस केस में जो बॉल की कैसे तो बॉल की जो वेलोसिटी है वो है फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है 5 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है। तो तुम्हें इंपल्स फाइंड करना है। तो इंपल्स मतलब क्या, पीएफ माइनस पीआई। पीएफ मतलब फाइनल मोमेंटम, पीआई मतलब इनिशियल मोमेंटम। तो देखो पीएफ क्या रहेगा अपना, पीएफ रहेगा बेटा पीएफ इज इक्वल टू एम इंटू वीएफ। तो एम तो कांस्टेंट है क्योंकि वो बदलता नहीं, वेलोसिटी बदलती है। एम कितना बेटा अपना 2 kg और फाइनल वेलोसिटी कितनी बेटा अपनी 5। तो ये 5 अभी इस केस में प्लस रहेंगे क्योंकि अभी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो रहा है। तो अपनी जो पीएफ रहेगी बेटा वो रहेगी 10 kg मीटर सेकंड, ठीक है केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी देखो जो अपनी पीआई रहेगी, पीआई क्या रहेगी बेटा, पीआई इज इक्वल टू मास इंटू वीआई। बट जो अपना मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा 2 kg। बट अपनी जो वेलोसिटी है अभी वो वेलोसिटी निगेटिव में रहेगी क्योंकि वो निगेटिव एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है। तो ये जो वेलोसिटी है वो रहेगी बेटा -10 मीटर पर सेकंड। तो 2 इंटू -10 होता है बेटा पी आई इज इक्वल टू वो रहेगा अपना -20 kg मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई अपनी पीएफ, ये हो गई अपनी पीआई। तो इंपल्स क्या है, पीएफ माइनस पीआई। तो जे इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा अपना, पीएफ कितनी है अपनी 10 और माइनस पीआई कितना है अभी इस केस में -20 kg, ठीक है। तो जे इज इक्वल टू रहेगा बच्चा 10 माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज 20। तो जे इज इक्वल टू रहेगा बच्चा 30 न्यूटन सेकंड। तो इस तरह से क्वेश्चन तुम्हें इंपल्स के देखने को मिलेंगे। इसे पॉज करो, अभी हमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने, जिसमें पहला क्वेश्चन तुम्हारी कंसेप्ट और क्लियर करेगा और दूसरा क्वेश्चन जो है तुम्हारी दूसरी कंसेप्ट है अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंपल्स वो भी क्लियर करेगा। तो इसे पॉज करके अभी नोट करो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अभी खुद से पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। जिन्हें नहीं आता मेरे साथ ट्राई करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो क्या कहता है क्वेश्चन, सिंपल है। अभी इसको देख के घबराओ मत, बहुत सिंपल है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg। हमें एक बॉल दिया है, इसका मास कितना है बेटा 0.2 kg। यहाँ पे हम लिखेंगे m इज इक्वल टू 0.2 kg। केजी में है मतलब डोंट वरी, ठीक है। मूविंग हॉरिजॉन्टली आई एम सॉरी विथ ओके मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। मतलब हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है u या फिर vi लिखेंगे, vi इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इज स्ट्रक बाय अ बैट। एक बॉल है जिसका मास 0.2 kg है, जो हॉरिजॉन्टली मूव हुआ है और बैट से स्ट्रक हुआ है। तो जब वो बैट से स्ट्रक हुआ तो उसका जो स्पीड था 30 मीटर पर सेकंड हुआ। इज स्ट्रक बाय अ बैट, ठीक है। 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जाके वो बैट को स्ट्रक हुआ, ठीक है। बैट्समैन की कोई गलती नहीं है, वो बॉल जाके सीधा उसकी बैट पे लग गया। आफ्टर लीविंग द बैट द स्पीड ऑफ द बॉल इज 40 मीटर पर सेकंड। तो जब बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड की है। तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी बेटा वो रहेगी vf इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड, ओके। उसके बाद इन डायरेक्शन ऑपोजिट, अभी डायरेक्शन ऑपोजिट है, सेम डायरेक्शन नहीं है मतलब ऑपोजिट है टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। कैलकुलेट द इंपल्स ऑफ द कोलिजन। तुम्हें जे फाइंड करना है, ठीक है। जे माने क्या, जे माने pf माइनस पीआई। तो जो अपना पीआई है उसे फाइंड करेंगे, उसके बाद पीएफ फाइंड करेंगे। मान लो ये अपना बॉलर है, उसने बॉल को थ्रो किया, ये अपनी बैट है, बैट को लग के बॉल 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से लग गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। ये बॉल है, डोंट वरी, कोई बात नहीं, ये बॉल है, ठीक है। ये अपनी बैट है, बॉलर ने बॉल पकड़ा, बॉल को थ्रो किया, ये बैट है, बॉल 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जाके बॉल बैट को लग गया। अभी बॉल जब बैट को लग गया तो बैट्समैन ने उसको हिट किया तो बॉल रिवर्स आया। अभी बॉल की जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड की। तो ये 30 पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है मतलब ये निगेटिव रहेगा। तो सिंपल सा जो हमने अभी अभी देखा है वही क्वेश्चन था।
ठीक है, देखो क्या पीएफ कैसे फाइंड करोगे अपन, पीएफ इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, बट वेलोसिटी फाइनल है, बॉल का मास 0.2 रहेगा, वेलोसिटी -40 रहेगी बेटा, ठीक है, वो वापस आ रहा है, तो 40 इंटू 0.8 वो आ जाएगा बेटा अपना -8, तो ये आ गया अपना -8, ठीक है। अभी देखो पी आई कैसे फाइंड करेंगे, पी आई इज इक्वल टू एम इंटू वी आई, तो एम कितना है 0.2, और अपनी जो इनिशियल वेलोसिटी वो पॉजिटिव रहेगी, वो रहेगी बेटा अपनी 0.3, ठीक है, 0.6 कितने है अपना वेलोसिटी 30, तो 30 इंटू 0.2 कितना रहेगा बेटा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 6, तो ये अपना j क्या रहेगा बेटा, j इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई दैट इज 8 माइनस 6 दैट इज -14 न्यूटन सेकंड, ये अपना जो है वो इंपल्स रहेगा। तुमने ये क्वेश्चन सिंपल एक चुटकियों में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी इसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस 4 इंटू डेल्टा टी और पी एफ माइनस पी आई, इसके अलावा इंपल्स में कुछ भी नहीं है, और ये ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी एक कंसेप्ट है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है, पहले इसे पॉज करके नोट करो। चलो अभी ये अपना लास्ट बट नॉट लीस्ट ये क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, इसके बाद आप इंपल्स की धज्जियां उड़ा दो, कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप चुटकियों में उसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अभी न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी आपका क्लियर हो चुका है, और इंपल्स भी आपका अभी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको इंपल्स में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंपल्स फॉर t इज इक्वल टू 0 सेकंड टू 2 इज इक्वल टू 8 सेकंड बाय यूजिंग द ग्राफ और विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राफ। तो जब आपको ग्राफ पर से इंपल्स फाइंड करना पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जो ग्राफ है, तो ग्राफ के अंडर में जो एरिया है, अगर उस एरिया अंडर द ग्राफ को आप फाइंड कर सकते हो, तो आपको इजीली जो है आप इंपल्स फाइंड कर सकते हो। तो इंपल्स का ग्राफ कैसे मतलब डिटरमाइन किया जाता है, तो फोर्स विथ वर्सेस टाइम, फोर्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ रहेगा वो अपने इंपल्स का ग्राफ रहेगा। तो अगर तुम ये जो एरिया तुम्हें दिख रहा है, अगर ये एरिया तुम फाइंड कर सकते हो और उसको ऐड कर सकते हो, तो तुम्हें इजीली जो है अपना इंपल्स मिल जाएगा। तो तुम्हें जैसे कि तुम ये डायग्राम में जैसे देख सकते हो, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक रेक्टेंगल। अगर तुम इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके ऐड करते हो, तो तुम्हें इंपल्स मिल जाएगा। ग्राफ पर से तुम्हें इंपल्स बहुत सिंपल तरीके से फाइंड करना पड़ेगा, सिर्फ एरिया अंडर द ग्राफ उसको कैलकुलेट करो, उसके बाद तुम्हें इजीली इंपल्स आ जाएगा। अभी देखो ये अपने पास ट्रायंगल है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी हम इसे A1 कहेंगे, इसे A2 कहेंगे और इसे A3 कहेंगे। तो A1 क्या आएगा बेटा, A1 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो बेटा अपना हाफ जैसे का तैसा, बेस कितना है बेटा, ये अपना बेस, तो 2 जो है अपना बेस रहेगा, और ये -5 और -10 अपनी हाइट है, तो ये रहेगा बेटा -10, 2 to 8 कैंसिल, तो अपना A1 कितना आ जाएगा बच्चा -10, ठीक है, यूनिट का स्क्वायर जो रहेगा, ठीक है। अभी देखो A2 कैसे फाइंड करना है, A2 भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ A2, तो हाफ इंटू बेस, ये अपना बेस है, तो बेस की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं अपन, 6 - 2। तुम्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है बेटा, 6 - 2 कितना हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ 6 - 2 मल्टीप्लाई बाय ये अपनी हाइट है 20, तो ये हुई अपनी हाइट। तो A2 क्या रहेगा बेटा अपना, A2 हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये रहेगा बेटा 2, A2 रहेगा अपना 40, तो A2 आ गया अपना 40। अभी A3 में एक लिखता हूँ, ठीक है। A3 क्या आएगा बेटा अपना, A3 एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है बच्चा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये अपनी लेंथ है, ये अपनी ब्रेथ है, तो 8 - 2 होगी, सॉरी 8 - 6 होगी अपनी लेंथ, और ये -5 - 0 क्या होगी अपनी ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो लेंथ कितनी बेटा अपनी 8 - 6, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 8 - 6 मल्टीप्लाई बाय जो अपनी ब्रेथ है वो क्या रहेगा बेटा -5 - 0, तो 8 - 6 में से 8 में से 6 गए 2 बचे और मल्टीप्लाई बाय -5, तो A3 जो है बच्चा वो आ गया अपना -10। तो तुम्हें इंपल्स फाइंड करने के लिए इन तीनों एरिया को ऐड करना पड़ेगा, तो J इज इक्वल टू आएगा बेटा अपना A1 प्लस A2 प्लस A3। तो J इज इक्वल टू A1 कितना है बच्चा, A1 है -10, A2 कितना है बेटा 4 + 40,
और एटी कितना कितना बेटा -10 -10 यहाँ पे लिखता हूं मैं 40 -20 दैट इज J इज इक्वल टू 20 न्यूटन सेकंड। तो ये हो गया अपना इंपल्स। तो आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा, पॉज करके इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पूरा क्लियर कर दिया है। अभी तुम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो और हमने इंपल्स भी आज निपटा दिया है। तो इसके अगले लेक्चर में हम टेंशन के बारे में पढ़ेंगे और पुली के बारे में पढ़ेंगे। तो जब अपना लेक्चर अभी ये खत्म होगा तो तुम क्या करना है बेटा, जो खुद से जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो खुद से भी ट्राई करो ताकि तुम्हारी कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।